एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री नाम की प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम देखने में बहुत ही टफ है बट इसके बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है। ठीक है, वो सोल्यूशन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, बट जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर आप कहोगे क्या यार इतना तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका इतना जरा सा आंसर, मतलब इतना छोटा सा सोल्यूशन, इतना आसान सा। तो बस वही सोल्यूशन आपको यहाँ पे मैं दिखाने के लिए बैठा हूँ। तो इस वीडियो में 2 अप्रोच बताऊंगा, ठीक है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा पीगो ऑफ n, ठीक है। n टाइम में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं और मैं पक्का श्योर हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुझसे क्वेश्चन पहली चीज़ कह रहा है कि आपको बाइनरी सर्च ट्री दिया गया है और आपको लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है किन्हीं 2 गिवन नोड्स का, ठीक है। इसका मतलब हमें 2 नोड दिए जाएंगे और उन 2 नोड का जो इमीडिएट बाप है हमें वो पता करना है। अभी इमीडिएट बाप आपको एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। देखो, मुझसे यहाँ पे डेफिनेशन पे चलो आ जाते पढ़ लेते हैं। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ये क्या होता है, किन्हीं 2 नोड का क्या होता है, एक ऐसा लोवेस्ट नोड उस ट्री में, ठीक है, जिसके बच्चे होते हैं पी एंड क्यू। सिंपल है। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि डेफिनेशन से तो आज तक कभी कुछ समझ में आया नहीं है हमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं इस ट्री के बारे में बात करूं तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे 2 को और 8 को देखना है, तो अच्छा ये बताओ ऐसा कौन सा नोड है जो 2 और 8 का बाप है। आप बोल दोगे 6 है, तो भाई 6 आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 को और 4 को देखो। अच्छा ये बताओ 2 और 4 में 2 और 4 का बाप कौन। तो सिंपली देखो 4 का पिता हो सकता है 2 एंड 4 दोनों का, ऐसा तो नहीं, क्योंकि 2 जो है ऊपर आ रहा है भाई। पेरेंट अगर ये है तो चाइल्ड इसके नीचे ही तो होंगे, समझ रहे हो। बट अपने क्वेश्चन में एक चीज़ दी गई है कि अगर हमारे पास ये कोई भी नोड है, ठीक है, तो ये नोड खुद ही अपना चाइल्ड भी है और खुद अपना पेरेंट भी है, समझ रहे हो। तो अगर हम 4 के बारे में बात करें तो क्या 4 के पेरेंट कौन कौन से हैं ये बताओ। 4 का पेरेंट है 2 और 6, है ना। 4 का पेरेंट क्या है, 2 है और 6 है। इसको इस तरह से लो, देखो ये तुम हो, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं और ये तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एंसेस्टर कौन कौन हुए, तुम्हारे फादर भी तुम्हारे एंसेस्टर हैं, ठीक है, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी तुम्हारे एंसेस्टर हैं और तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर भी तुम्हारे एंसेस्टर हैं। बट लोवेस्ट कौन सा एंसेस्टर है, वो है तुम्हारे पिताजी, ठीक है। तो तुम्हारे पिताजी आंसर होंगे। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे देखनी है। हमें यहाँ पे 2 नोड दिए गए हैं 2 और 4। तो अब ये बताओ 2 एंड 4 का बाप कौन। तो इसको इस तरह से आप देखो, 4 के कौन कौन मतलब पिताजी हो सकते हैं। 4 का हो सकता है 2 एंड 6, तो मैंने कह दिया 2 एंड 6 जो है इसके एंसेस्टर हो सकते हैं। अच्छा, 2 का कौन सा एंसेस्टर है, 2 का एंसेस्टर कौन है, 2 खुद और 6 भी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ भूल गया, 4 जो है वो खुद का एंसेस्टर हो सकता है, ठीक है। तो 2 4 6। अब ये बताओ कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन हो गया 2 एंड 6। अच्छा, अब इनमें से लोवेस्ट कौन है, लोवेस्ट है 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये है मेरा आंसर, समझ गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, एक और टेस्ट केस। मतलब 2 और 1, मतलब 2 यहाँ पे आ रहा है और 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है पहला नोड मेरा 2 है, दूसरा 1 है। अच्छा, अब बताओ 2 नोड हैं, अब ये बताओ इन दोनों का बाप कौन, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन। तो आप क्या दोगे भाई, 1 का जो पेरेंट है वो कौन है, 1 खुद और 2। अच्छा, 2 का पेरेंट कौन है। देखो ये अपने क्वेश्चन में दिया गया था कि एक नोड जो है वो खुद का पेरेंट हो सकता है, ठीक है। 2 जो है 2 का पेरेंट कौन, 2 का पेरेंट अकेला 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, 2। अब एक ही कॉमन है तो यही क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, समझ रहा हूँ। ये लाइन मैं आपको दोबारा से पढ़ के बता दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी लाइन लिखी है कि यहाँ पे हमें अलाउ है कि कोई नोड जो है वो खुद का डिसेंडेंट हो सकता है। इसका मतलब अगर एक अकेला नोड है तो ये खुद का पेरेंट होगा, खुद का ही चाइल्ड होगा, समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी और बहुत कठिन लग रही होगी, कि लग रहा होगा कि भाई इसको कैसे करना है, ठीक है, बट बहुत ही आसान है और इसको समझेंगे। देखो कंस्ट्रेंट क्या क्या कह रहे हैं, देखो मिनिमम 2 नोड तो होंगे, तो 2 से लेके 10 की पावर 5 तक हमारे नोड जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे n में सॉल्व करना पड़ेगा या n log n में सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक है, दो अप्रोच में हमें इसको सॉल्व करना है। नोड की वैल्यूज़ निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। सारी नोड की वैल्यूज़ यूनिक होंगी, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे दो नोड हो जिनकी सेम वैल्यू हो। कभी भी जो पी और क्यू दो नोड दिए जाएंगे इनकी वैल्यू आपस में सेम नहीं होगी, ठीक है। और हमेशा आंसर हमारा एग्जिस्ट करेगा BST में। BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की क्या खूबी है कि भाई जो हमारा नोड है उसका जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें हमेशा वो वैल्यूज़ कम होंगी उस पर्टिकुलर नोड से। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 5 है तो जो लेफ्ट साइड पे जो ट्री होगा उसमें से सारी वैल्यूज़ लेस देन 5 होंगी, और जो राइट साइड का राइट सब ट्री होगा उसमें सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 5 होंगी। ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, 3 आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो लेफ्ट और राइट सब ट्री होंगे ये खुद में एक BST होंगे, बाइनरी सर्च ट्री होंगे, ठीक है। एक वैलिड सा बाइनरी सर्च ट्री जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो ये 5 है तो अगर मुझे 4 इंसर्ट करना है 4 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा 7 इंसर्ट करना है 7 इससे बड़ा है इधर हो जाएगा। अच्छा मुझे 1 इंसर्ट करना है तो 5 यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे इससे भी छोटा है तो यहाँ 1 इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। अच्छा अब मुझे अगर 2 इंसर्ट करना है, ठीक है, तो 5 4 1 1 से बड़ा होता है ना, तो ऐसे ही देखो 2। तो इस तरह से चीज़ें इंसर्ट होती हैं हमारे बाइनरी सर्च ट्री में। तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, प्री रिक्विजिट यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री को जानना ही है। अच्छा अब इसकी अप्रोच देख लेते हैं। देखो किन्हीं दो नोड के लिए जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा ये क्या होगा, ये वही सबसे लास्ट एंसेस्टर नोड होगा जो दोनों में कॉमन हो और छोटा भी हो, ठीक है। तो लास्ट इन टर्म्स ऑफ क्या बताया गया, डेप्थ ऑफ द नोड। तो वही बात है जो हम लोग नहीं बात कर रहे थे कि एक में 2 और 6 दोनों कॉमन आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया था क्योंकि 2 जो है सबसे नीचे डेप्थ में है। डेप्थ में कह लो या फिर कह दो कि यही कॉमन लोवेस्ट वैल्यू है 2, इस वजह से हमने इसको लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं डायग्राम देख के कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वाले लॉजिक को ये हमसे क्या कह रहा है। देखो मुझसे ये कह रहा है कि भाई आपके पास दो नोड हैं, एक नोड है आपका 0 और दूसरा नोड है आपका 5। ये आपका बाइनरी सर्च ट्री दिया गया है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये बताओ इन दोनों के एंसेस्टर कौन कौन है। देखो 5 का एंसेस्टर कौन है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, 5 का एंसेस्टर कौन है, 5 है, 4 है, 2 भी है और 6 भी है। अच्छा 0 का एंसेस्टर कौन कौन है, 0 खुद है, 2 है और 6 है। कॉमन कौन कौन आ गए, मैंने कह दिया भाई आपका कॉमन आ गया 2 और 6 और यहाँ से भी 2 और 6। अब इसमें से लोवेस्ट कौन है, लोवेस्ट है 2, तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो क्या देख लो ना, 0 का पेरेंट 2, ठीक है, और 5 का भी तो पेरेंट है 2। मतलब इस तरह से ऐसे देखते हैं लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि कॉमन एंसेस्टर जो है नोड 0 और 5 के लिए दोनों है, नोड 6 एंड नोड 2, बट नोड 2 की कम वैल्यू है, ठीक है। लास्ट एंसेस्टर हमारा नोड 2 ही है, इसलिए हम जो है इसको क्या बोलेंगे कि यही हमारा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान रखनी है कि P और Q नोड या तो लेफ्ट सब ट्री में होंगे या तो राइट सब ट्री में होंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ केसेस देखो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सीन क्या है। अब देखो अगर मैं 0 और 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छा अगर एक नोड मेरा लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सब ट्री पे है और एक नोड मेरा राइट सब ट्री पे है, इसका मतलब जिस नोड पे हम खड़े हैं वही आंसर है। देख लो समझ में आ जाएगा कैसे, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे बोलें कि 0 के एंसेस्टर कौन कौन है, 0 का एंसेस्टर है 0 खुद और 2। अच्छा 5 का एंसेस्टर कौन है, 5 है, 4 भी है और 2 भी है। कॉमन कौन हो गया 2, तो आंसर आ गया ना 2। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा कोई नोड लेफ्ट सब ट्री में है और दूसरा नोड मेरा राइट सब ट्री में है तो हम जिस नोड पे हैं वही मेरा आंसर है। समझ गए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि अगर हमारा कोई एक नोड है ये और दूसरा नोड है ये, दो नोड दिए गए हैं। अच्छा अगर हम किसी नोड पे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू मैच कर गई P से और उसके राइट सब ट्री में वैल्यू है Q, इसका मतलब आंसर हमारा P है। भाई देख लो ना 2 और 4 के केस में, अब 2 के ऊपर और कोई नोड तो है नहीं, इसका वाला आंसर हमारे इस केस में हमें क्या देना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा। एक ही सिनेरियो देख लिया। अच्छा एक और सिनेरियो देख लो कि अगर हम किसी नोड पे हैं और वही नोड हमारा P है और उसके लेफ्ट सब ट्री में हमारा Q पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा P आंसर हो जाएगा। सिंपल है, मतलब इस तरह समझ रहे हो क्या रहा है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालने की कोशिश करने। तो 3 सिनेरियो हमने देखे, ठीक भाई। अच्छा अब हम यहाँ पे एल्गोरिदम पे आते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई ऐसा करो कि हमारे ट्री में ट्रैवल्स करो एक एक बार, हर एक नोड पे जाओ। अच्छा अगर हमारा P एंड Q ये दो नोड दोनों राइट सब ट्री में है, राइट साइड पे हैं, तो हम राइट वाले साइड पे चले जाएंगे। तो हम जो है सर्च करेंगे राइट सब ट्री पे क्योंकि हमें वहीं आंसर मिलने वाला है। अच्छा अगर दोनों नोड मेरे लेफ्ट सब ट्री में है
तो हम जो है क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री पे चेक कर लेंगे जाके कि भाई अभी और भी नीचे हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे दोनों के दोनों स्टेप ऊपर के, मतलब हम किसी ऐसे नोड पे हैं जिसमें जो P वाला है वो लेफ्ट सब ट्री पे आ रहा है और Q वाला राइट सब ट्री पे आ रहा है, इसका मतलब हमारे जिस नोड पे हैं वही हमारा आंसर है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऊपर की 2 स्टेप अगर नहीं ट्रू हैं, इसका मतलब हम उस नोड पे आ चुके हैं जो कॉमन है P और Q के लिए, क्योंकि P लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा और Q राइट साइड पे पड़ा होगा, तो इसका मतलब यही नोड हमारा आंसर है। तो हम उसी नोड को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार जरा हम आपको इसमें समझाना चाहेंगे, इस एग्जांपल में जो ऊपर वाला एग्जांपल था, ताकि आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट ना रहे, ठीक है, क्योंकि यही सबसे इजी लॉजिक है और सबसे आसान क्वेश्चन यही है, इस पूरे दुनिया का आसान क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा यही है। देख लो, अगर मैं बात करता हूँ 2 की एंड 7 की, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, हमें चेक करा क्या P हमारा 6 से कम है क्या, मतलब पूरा नोड क्या है 2, मैं कह देता हूँ सीधा 2, क्या 2 मेरा 6 से कम है, बिल्कुल है। अच्छा, Q किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 7 को, क्या 7 6 से बड़ा है, हाँ, इसका मतलब एक नोड मेरा लेफ्ट साइड पे आ रहा है और दूसरा नोड राइट साइड पे आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6। ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। अच्छा, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई हमारा ये रहा पहला नोड P और ये रहा दूसरा नोड Q। अच्छा, इस केस में हम सबसे पहले 6 पे आएंगे, देखा हमने क्या देखा, हमने पूछा भाई कि क्या P और Q लेफ्ट साइड पे हैं क्या, इसने बोला हाँ लेफ्ट सब ट्री पे, इसका मतलब 6 तो आंसर पक्का नहीं होने वाला। तो हम लेफ्ट से एक कदम नीचे आ जाएंगे, हम लोग यहाँ से उछल के इस नोड पे आ गए। अब हम चेक करेंगे इस नोड के लिए 2 के लिए, हमें ये बताओ 2 के लिए लेफ्ट पे है या राइट पे, ऐसा तो नहीं कि P लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, बट हमें पता चला P तो यही नोड है भाई, समझ रहे हो, और Q इसके लेफ्ट में है, इसका मतलब हमें P आंसर में देना है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से, तो मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे हमें रूट दिया गया है, P दिया गया है और Q दिया गया है, 3 नोड दिए गए हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, हम चेक करेंगे कि भाई अगर P की जो वैल्यू है, राइट साइड के लिए देखें क्या राइट सब ट्री में तो नहीं है दोनों, तो अगर P की वैल्यू बड़ी है रूट की वैल्यू से, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ Q की वैल्यू भी बड़ी है रूट की वैल्यू से, इसका मतलब दोनों P एंड Q कहाँ पे हैं, राइट सब ट्री में है। अगर राइट सब ट्री में है मेरे, तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड पे जाके चेक करने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे कि भाई उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करो और इस बार रूट के राइट को भेजो और P और Q को एज इट इज़ वहाँ पे भेज दो, मतलब रूट के राइट में जाके चेक करो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है रूट के लेफ्ट में होकर चेक कर लो कि क्या भाई P की वैल्यू अगर कम है रूट की वैल्यू से, साथ ही साथ Q की वैल्यू भी कम है रूट की वैल्यू से, इसका मतलब हमें जो है लेफ्ट सब ट्री पे चेक करना होगा। तो हमने क्या करा, उसी फंक्शन को कॉल कर दिया लेफ्ट सब ट्री के लिए और P और Q भेज दिया चेक करने के लिए। अच्छा, अगर ऊपर की दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, इसका मतलब हमारा P जो है वो लेफ्ट सब ट्री पे आ रहा है और Q जो है वो राइट सब ट्री पे आ रहा है, मतलब हमारा यही नोड आंसर है। तो हम उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, रूट। इसमें हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यहाँ पे n लगी, स्पेस भी हम लोगों ने n यूज़ करा, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस है वो रिकर्जन वाला स्टैक है, ठीक है, क्योंकि हम रिकर्जन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n इसलिए और हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि मेरा इस तरह का कोई ट्री बना हो, ठीक है, जिसमें नोड सारे लेफ्ट में ही हो। तो यहाँ पे देखो इसकी पूरी हाइट जो है n जा रही है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे n हो सकती है मैक्स टू मैक्स। टाइम हमने n ही लिया क्योंकि हर एक नोड को हमने एक बार ट्रेवल्स करा हुआ है, ठीक है। इसकी दूसरी अप्रोच देख लेते हैं। दूसरी अप्रोच है आइटरेटिव अप्रोच, जिसमें हम लोगों ने लूप लगा के इस काम को करा, रिकर्जन से नहीं करा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो अब इसमें हम लोग सेम लॉजिक लगाएंगे। देखो यहाँ पे हमें रूट पता था तो हमने कह दिया भाई रूट को हमने नोड नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जब तक का मेरा नोड नन ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, P की वैल्यू अगर बड़ी है नोड से एंड Q की वैल्यू भी बड़ी है नोड से, मतलब राइट सब ट्री पे चेक करना है। तो हम कहते हैं नोड ऐसा करो तुम राइट पे चले जाओ और फिर से यही काम दोहराओ पूरा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हम जो है ये देखेंगे कि भाई कहीं दोनों लेफ्ट सब ट्री पे तो नहीं है। तो P की वैल्यू अगर कम है नोड से और Q की वैल्यू भी कम है नोड से, मतलब लेफ्ट सब ट्री में होंगे। लेफ्ट सब ट्री में तो हम कह देंगे नोड ऐसा करो तुम लेफ्ट पे चले जाओ, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ना तो वो राइट सब ट्री में है ना तो वो लेफ्ट सब ट्री में है, तो मेरा क्या है, वही नोड आंसर है। कौन सा, रिटर्न क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा ओवरऑल लॉजिक समझ में आ गया होगा। आइटरेटिव अप्रोच भी आसान है, रिकर्सिव अप्रोच भी आसान है, जो आपको समझ में आ जाए वो आपके लिए बेहतर है। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी लग रही है, इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ नहीं कर रखी है ना, यहाँ पे रिकर्सन वाला स्टैक बन रहा है, ठीक है। तो आंसर मेरा जो है यहाँ पे स्पेस O1 में ही रहेगा। टाइम के लिए हमने हर एक नोड को एक बार ट्रेवल्स कर रखा है, तो इसलिए हमारा ON है। हर एक नोड को नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट
n/2 नोड तो विजिट होंगे ही ना हमारे। मतलब अगर हम इस यहाँ पे हैं, मान लो लेफ्ट और राइट पे हमें मिल जाता है, तो हम कुछ तो नोड को यहाँ पे एक्सेस करेंगे ही ना। और हमारे जो है नोड कितने हो सकते हैं, 2 से लेकर 10⁵ तक टोटल नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं। तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लग जाएगी, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ नोड है हमारे बाइनरी सर्च ट्री में। वर्स्ट केस में हो सकता है हमें सारे के सारे नोड को विजिट करना पड़ जाए, इस वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे O(n) लग रही, स्पेस O(1) लग रही है। तो यहाँ पे 2 लॉजिक मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको भी देख लो और एक बार ये रिकर्सिव वाली अप्रोच भी देख लो। और इससे आसान और कोई मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता इससे आसान। देखने में कितना कठिन लग रहा था, बट सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये कोड भी समझ में आ गया होगा।